जुनैद ने जैसे ही घर में दाखिल हुआ, छोटी सी चची को अपने 40 इंच की कमर पर हाथ रखकर भारी भरकम जिस्म के साथ सामने दालान में रक्स नाच करते देखकर एक लम्हे को तो बेहोश ही हो गया। हालांकि उसके लिए यह मंजर बिल्कुल नया नहीं था। मसर्रत चाची पूरे खानदान की सबसे ज्यादा जिंदा दिल, शौक और कड़ाकेदार खातून महिला समझी जाती थी। वह दिल ही दिल में दादी को हजार बार दाद दे चुका था, जिनकी फरमाइश पर छोटी बहू शादी के कार्ड पूरे 20 दिन पहले पूरे खानदान में बांट गए थे, जिसका नुकसान उसे 3 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से भुगतना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा खानदान शादी की पहले से ही तैयारी करके कार्ड के इंतजार में रस्मी तौर पर अपने घर में टिका हुआ था। इसीलिए तो सबने इतने दिन पहले ही धावा बोल दिया था। निचली मंजिल के हंगामों से तंग आकर उसकी तीनों बहनें ऊपर छत पर बने बड़े हॉल के कमरे में अभी अभी कमर सीधी करने लेटी थीं कि घंटी बजने की आवाज ने छोटी के कान खड़े कर दिए। आजकल तो वैसे भी हर घंटी पर उसका दिल दहल कर रह जाता था। खुदा माफ करे, कहीं ऐसा तो नहीं रेशमा फुफ्फा मेरी शादी के बजाय किसी इलेक्शन का जलसा करने तो नहीं आ रही हैं। छोटी ने अपनी शादी से पूरे 7 दिन पहले रेशमा फुफ्फो को अपने पूरे खानदान के साथ आता देखकर दहल कर कहा। वैसे तो वैसे ही वह तो वैसे ही घंटी की आवाज़ पर खिड़की से झांकने आई थी और नीचे आंगन में रेशमा फुफ्फू के जंजाल पूरे को देखकर उसे 100 वाट का झटका लगा। उसके खानदान को जंजाल पूरे का नाम दिया बड़ी आपा ने उनके 6 बच्चों की वजह से दिया था। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पॉलिटिशियन अपने हिमायतियों के साथ आ रहा है। मंजली आपा भी लपक कर उसके पीछे आई और उनके चेहरे का रंग भी बड़ी जल्दी से उड़ा था। नीचे जुनैद बेचारा लोहे की ट्रक सर पर रखे बाकायदा डोलता फिर रहा था। उसके सर से सामान उतारने की तकलीफ किसी को नहीं थी। क्या हुआ, नीचे फौज ने पहुंच गई? बड़ी आपा ने बेटे को मुश्किल से सुलाते हुए बहुत ही परेशानी से पूछा था। जी हाँ, तूफान आ चुका था, फिक्र न करें। हाय हमारे अब्बा वाला ड्रामा अभी शुरू नहीं हुआ था। मंजली आपा को मेहमान बच्चों ने सख्त परेशान कर रखा था। तभी वह तीखे लहजे में तप कर बोली थी। पिछले 10 वर्षों से उनकी तीनों फुप्पुओं का यह खानदान और जज्बाती किस्म का खामोश समझौता वह मायके में कदम रखते ही अपने मरहूम अब्बा की याद में 10-15 मिनट का शोक जरूर मनाती थी, जिसमें अब्बा की तजुर्बेकार खूबियों और रोशनी डालने के साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता, जिसके बाद उनके मशहूर ज़माना खौफनाक छत फाड़ कह कह के पूरे मोहल्ले में सुने जाते। लो अम्मा, या मसर्रत मुमानी को यहाँ अपना वही ज़माने का मशहूर जामुनी जोड़ा कान कर ठुमके लगाने का दौर पड़ा हुआ था। रेशमा फुप्पो की सबसे बड़ी बेटी सजल अंदर का मंजर देख बहुत ही ज़्यादा बदमज़ा हो चुकी थी। सजल का रिश्ता जब से मसरत मोमानी ने लेने से साफ इनकार किया था, तब से नंद भाभी की होने वाली लड़ाइयाँ पूरे खानदान को पानीपत के मैदान की याद दिला देती। रेशमा फुप्पो को अपनी बेटी को इनकार किए जाने का दुख भूलता ही नहीं था। आज अम्मा ने पूरे खानदान को जहेज दिखाने के लिए बुला रखा था, इसलिए यह छोटा सा घर किसी चिड़ियाघर का मंजर पेश कर रहा था। फुल आवाज में गाने बज रहे थे, जिस पर मसर्रत चची अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। जोश से जज्बात में आंखें बंद किए वह खुद को हेमा मालिनी समझकर अंजुमन की तरह ठुमके लगा रही थी। इस बार उन्हें प्रैक्टिस का बहुत कम वक्त मिला था, इसलिए वह मेहंदी से पहले पहले अपनी सारी कमियां दूर करने का पक्का इरादा किए हुए थी। बंदा पूछे कि यह मसर्रत को अक्ल कब आएगी, 3-3 जवान बेटों की माँ होकर ऐसे ठुमके लगाती फिर रही है। रेशमा फुप्पो ने तंजिया अंदाज में जुनैद को देखते हुए उसके हाथ से पानी वाला कूलर पकड़ा था। मुझे तो समझ नहीं आता कि मसर्रत मुमानी अपने लंबे चौड़े से बदन के साथ इस सूट में समाती कैसे हैं। कोमल ने भी अपनी माँ की तरह ही तीखी निगाह से छोटी मुमानी का जायजा लिया। हालांकि इससे भी ज़्यादा हैरत और खौफनाक बात यह थी कि अगर समा जाती तो फिर निकलती कैसे हैं। सजल ने भी चोट करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वैसे भी जब से मंजली की शादी में मसरत मुमानी ने उसकी और उसके बेटे सरजील की मोहब्बत की कहानी में जिस तरह विलन का किरदार अदा किया था, तब से सजल को वह एक आंख नहीं भाती। उससे भी ज्यादा जुल्म उन्होंने शर्जील को दुबई भेजकर किया था। खुदा करे कि इस सूट को अब चूहे कुतर ही जाएं। दिल की गहराइयों से सजल ने बद्दुआ दी। यह सूट मुसर्रत मामुआनी के जहेज की आखिरी निशानी के तौर पर महफूज था और उनका सरासर जाती ख्याल था कि वह अपने इसी
जर्सी वेलवेट के लचकदार सूट में थोड़ी स्मार्ट लगती हैं। और यह बात बाकी पूरा खानदान उनकी राय से एग्री नहीं था। अब तो उनकी शादी को भी कई साल होने को थे। उनका सबसे बड़ा बेटा 20 साल का था। इस कदर हल्ला गुल्ला और वह भी गैर मौजूदगी में रेशमा फुप्पो को सख्त नागवार गुजरा था। उन्हें दिल ही दिल में अपनी छोटी बहन नूरजहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जो सबसे आगे बैठी बहुत ही जोश से तालियां ऐसे पीट रही थी जैसे तंदूर में रोटियां लगा रही हो। यह नूरी तो बचपन से ही बेवकूफ़ निकली है। इसकी तबीयत मैं सही करती हूँ। रेशमा फुप्पो ने दिल ही दिल में इरादा किया। सभी लोग उनकी आमद से अभी तक बेखबर थे। यह बात उनके खून में बुरी तरह गुस्सा फूंक रही थी। चची का नाच नाच कर बुरा हाल था। वह खानदान की हर शादी पर अपना यह आइटम नंबर जरूर करती थी, जिस पर वह कोई 30-40 गोल चक्कर जरूर लगाती थी। इस बार उन्होंने फिर मेरा बाबू छैल छबीला पर अपने फन का मुजाहिरा करना था। आज शायद कोई रिहर्सल प्रोग्राम था। उस वक्त बाकी औरतें तालियां बजा बजा कर चची को जोश दे रही थी। वह तो शुक्र की बात है कि चची के बाबू छैल छबीले साहब उस वक्त बाहर गली में दरवाजे के पास रखी बान की चरपाई पर बैठे अपने खानदानी बावर्ची के साथ देगों का हिसाब किताब करने में बिजी थे, वरना अब तक चची की ठीक ठाक तबीयत सेट कर चुके होते। वह ऐसे ही थे, बहुत ही मन मौजी। दिल चाहता तो खुद भी उनके साथ शादी ब्याह में ठुमके लगाने लगते, और मूड ना होता तो बाकी लोगों को खुदा का डर और क़यामत की निशानियां गिनाने लगते, जिनमें से एक खुलेआम नाच गाना भी था। ऐसा मूड उन पर साल में एक बार जरूर सवार होता। हाय हमारे अब्बा! रेशमा फुप्पो ने सबको अलर्ट करने के लिए अपने सीने पर हाथ मारकर इस कदर जोर से नारा लगाया था कि जुनैद के सर से लोहे का ट्रक गिरते गिरते बचा। रेशमा फुप्पो की पाटदार आवाज ने पूरे घर का मंजर बदल दिया। किसी ने बौखला कर डेक बंद कर दिया, जबकि रेशमा फुप्पो अपने मुंह पर अपना गुलाबी दुपट्टा रखे अब मुंह फाड़ कर रो रही थी, या रोने की कोशिश में ऐसी आवाजें निकाल रही थी कि पूरे खानदान के बच्चे डर कर अपनी अपनी माओ के कलेजे से के साथ चिमट जाए। हाय आपा! वहाँ अपने अब्बा नूरजहां अपनी फुप्पो बहन को देखकर अंजुमन की तरफ छलांगा लगाकर अपने उनके करीब पहुंचे। उन्होंने भी गले से अपनी भारी आवाज में बड़ी मुश्किल से निकाली। अब वह अपनी बहन के गले साथ लग कर अगला जज्बाती सीन कर रही थी। लो आ गए स्टार प्लस के असली ड्रामे। चची के मुंह से के नक्शे बड़े तेजी से बदले थे। वह अपनी उस बड़ी नंद से बहुत ज्यादा जलती थी, जबकि जुनैद तो खुले आम कहा करता था कि चची का बड़ी फुप्पू के साथ पर्सनैलिटी क्लेश है। अभी सासू माँ भी अपना सफ़ेद गरारा संभालती हुई अंदर से मिजाइल की तरह निकलेंगी। वैसे उनके घुटनों का दर्द पूरे खानदान में मशहूर है। यह दर्द बेटियों को देखकर खुदा जाने कहाँ चला जाता है। छोटी चची को अपनी बड़ी ननद की आमद हमेशा की तरह सख्त नागवार गुजरी थी। उस वक्त उन्होंने वैसे भी उनका अच्छा खासा प्रोग्राम खराब कर दिया था। खुदा पूछे उस रोली बिंद्रा को जिसने मेरा सारा जोश ठंडा कर दिया। अभी तक उनकी सास बेहाल थी, लेकिन उसके बावजूद वह छोटी के कान में सरगोशी करना नहीं भूली थी, जो सख्त परेशान नज़रों से रेशमा फुप्पो को देखकर बौखलाहट में नीचे उतर कर आ गई थी। जुनैद अब ट्रंक आंगन में रख कर उसके ऊपर बैठकर अपनी सांस बहाल कर रहा था। चची धीरे से बोली, फुस तो सुन लेगी। छोटी ने घबराई हुई नज़रों से रेशमा फुप्पो और नूरजहां फुप्पो को अपने गले से अजीबोगरीब आवाज निकाल कर रोते देखा। तो मैं कौन सा उनसे डरती हूँ। चची ने मेज पर पड़े फलों के लिफाफे को खोलते हुए बड़ी बेपरवाही से उसे खबर दी। उफ, मैं तो समझती थी कि उनका काफिला नहीं आएगा। वह अच्छी खासी रुहासी हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि कम से कम बड़ी फुप्पो की शादी में नहीं आएगी। मंजली आपा की शादी में 3 साल पहले उनका मसर्रत चची के साथ एक जोरदार दंगल हुआ था, जिसके बाद वह अक्सर खानदानी प्रोग्राम का बायकाट सिर्फ इस वजह से करती थी क्योंकि वहाँ मसर्रत चची के आने की उम्मीद होती थी। अभी एक खानदानी प्रोग्राम में उन्होंने अपनी अम्मा को पैगाम भिजवाया था कि अगर छोटी की शादी में मसर्रत भाभी आएंगी तो वह हरगिज अपने मायके में कदम नहीं रखेंगी। फुप्पो रेशमा की झगड़ालू तबीयत से घबराकर छोटी खुद 15 दिन पहले जाकर मसर्रत चची को अपने घर से ले आई थी। शायद रेशमा फुप्पो अपने आने का इरादा वाकई कैंसिल कर दें, लेकिन रेशमा फुप्पो अपने पूरे खानदान के साथ आ चुकी थी। छोटी को यकीन हो गया कि फुप्पो में से यह चिराग बुझाया न जाएगा। हाय हाय, यह छोटी मंजली और बड़ी का खून भी क्या बाकी खानदान वालों की तरह सफ़ेद हो गया है। या फूफी का आना अच्छा नहीं लगा। रेशमा फुप्पो ने
आते ही पहला वार वैसे ही अपने तीनों भतीजियों पर किया, लेकिन तीखी नजरों से सामने सोफे पर बैठी बेपरवाही से केला खाती मसरत चची को देखा, जिन्होंने अपने चेहरे पर तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा था। वैसे भी अपने फन का मुजाहिरा करके वह अब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है फूफू, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप फ्री हो जाएं तो आपसे मिलती हूँ, छोटी ने हड़बड़ा कर सफाई दी। उसकी शादी का फंक्शन था, वह तो वैसे भी बौखलाई बौखलाई सी फिर रही थी। हाय हाय आय हाय, मैं कौन सा नमाज की नीयत करके खड़ी थी जो तुम मेरे फ्री होने का इंतजार कर रही थी। फुप्पो ने उसकी सफाई को खातिर में न लाते हुए नाक से मक्खी उड़ाई थी। हल्का सा सर पर हाथ फेरकर उन्होंने दाएं बाएं देखा। सारा मजमा भीड़ उधर उधर हो गया। यह मंजली और बड़ी कहाँ छुप कर रह गए बैठी हैं, हम तो भतीजियों से मिलने के लिए ट्रेनों के धक्के खाते कानपुर से दिल्ली आ गए, लेकिन उन्हें कमरों से निकलने की तौफीक नहीं हो रही है। रेशमा फुप्पो ने अपना मूड खराब करने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती, इसका अंदाजा उन तीनों बहनों को खूब था। उनके वालिद मेहदी साहब अपने सब बहन भाइयों में बड़े थे, इसलिए उनकी औलाद भी अपने ददियाल में सबसे बड़ी थी। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। शाजिया को सब बड़ी आपा, नाजिया को मंजली आपा और सादिया को सब छोटी आपा कहकर पुकारते थे। इन तीनों के नाम के साथ जुड़ा था आपा का लफ्ज, अब उनमें नाम का ही हिस्सा बन चुका था, जबकि खानदान के बुजुर्ग उन्हें बड़ी मंजली और छोटी कहकर पुकारते थे। भाई लोग जितने भी मुंह बनाए या ना बनाए ना मिले, हमारे तो 2 ही भाई हैं, खैर से हम तो अपने मायके में जरूर आएंगे। रेशमा फुप्पू ने मसरत चची की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हुए एक और जज्बाती हमला किया, जिसका बेपरवाह सी चची पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फलों वाली टोकरी से तीसरा केला निकालकर छीलना शुरू कर दिया था। उनके इस अंदाज पर रेशमा फुप्पो के तन बदन में आग सी लग गई। वह मेहदी साहब की से छोटी थी, उनसे छोटी नूरजहां और फिर गुलाम अली चचा और उसके बाद सबसे छोटी आबिदा परवीन थी। दादी को खैर से इंडियन म्यूजिक से इश्क था, उसी के नतीजे में उन्होंने अपने सारे बच्चों का नाम गुलकारों गाने वालों के नाम पर रखे थे। उनकी अपनी आवाज तो अच्छी खासी थी, जबकि सब बच्चे सारे ही बेसुरे थे, जिनकी आवाज और बगैर सुर के गले से निकलने वाला राग सुन सुनकर दादी को शुरू शुरू में काफी हौल उठते थे। फिर धीरे धीरे उनको सब्र आ ही गया। अपने दोनों बेटों के लिए उन्होंने बहुओं का इंतखाब करते हुए बस नामों की तरफ ही ध्यान दिया था। बड़ी फरीदा खानम और छोटी मसरत नजीरा थी। सुनो जुनेद, शाम को खैर से आबिदा परवीन के राग सुनने के को भी तैयार हो जाओ, वह भी अपने खानदान को लेकर दिल्ली पहुंच रही हैं। चची ने अपने जेठ के इकलौते बेटे को अपने बाजू सहलाते देखकर शरारत से कहा। वह अभी अभी गेस्ट रूम में रेशमा फुप्पो को का लोहे का ट्रक पहुंचाकर हफ्ता काफ्ता आया था। भाई चची, वैसे नाम तो आपका मसरत है, अपने ईमान से कहें, कभी कोई मसरत भरी खबर आपने सुनाई है क्या? वह जो वहां सांस लेने को रुका था, चची की खबर पर उसकी बाकी सांसें सीने में ही अटक गईं। अब वह मुंह बनाते हुए बेतकल्लुफी से कह रहा था, इन चारों बहन भाइयों की अपने पड़ोस में रहने वाली चची के साथ खूब बनती थी। कुछ उनकी माँ बहुत अच्छी तबीयत की मालिक थी और लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा दूर भागने वाली और अपने काम से काम रखने वाली। यही वजह थी कि फरीदा खानम अपने खानदान की पसंदीदा हस्ती थी। इसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर उनकी नंदों को फिर भी उनसे शिकायत होती थी। मुझे छोड़ो, तुम आबिदा परवीन के आखिरी राग गुपलू के लिए 5 दर्जन केले, इम्पोर्टेंट पैम्पर्स अभी से ला कर रख दो। हमेशा की तरह उनके सबसे छोटे लखते जिगर का पेट दिल्ली में दाखिल होते ही अपनी बड़ी खाला के मिजाज की तरह ही खराब हो चुका था। चची बहुत ही खुश मिजाज थी, वह ना चाहते हुए उनकी बात पर हंस दी। वैसे इस बार तो मेरी पक्की प्लानिंग है कि उसे समंदर में फेंक कर आऊंगा। जुनैद को मंजली आपा की शादी का दर्दनाक वाकया याद आ गया। अब आबिदा भुप्पो के इस हमेशा पेट खराब रहने वाले बेटे ने उनके पैंट को कोट खराब कर दिया। हालांकि फुप्पो सारी शादी में कस्में खाती रही थी कि उन्होंने बच्चे के पैम्पर्स अच्छी क्वालिटी के खरीदे थे। आज भी जुनैद को यह वाकया याद करके उबकाई सी आ जाती थी। चची, या फुप्पियों का ग्रुप कहाँ गया? अब बड़ी खामोशी से जुनैद ने दाएं बाएं देखते हुए राजदराना अंदाज में धीरे से पूछा। वह सारा ग्रुप तो हेडक्वार्टर यानी सासू माँ के कमरे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इधर उधर की बात करके उनकी तबीयत कुछ हल्की फुल्की हो जाएगी, बस फिर दूसरों का गोलाबारी करने बाहर निकल जाएंगी। अच्छा खासा माहौल था। वह नूर आया
तो चलो बर्दाश्त के काबिल है। बस यह रेशमा आपके राग भैरव मुझे पसंद नहीं है, अच्छा खासा माहौल खराब कर देती है। चची ने नागवारी से कहा। वह काफी जिंदा दिल औरत थी और उनकी जिंदा दिली उनके नंद रेशमा को खासा मुर्दा दिल कर देती थी। वह दोनों टीवी लाउंज की में खड़े थे जब इस वक्त वहां कोई नहीं था। सब मेहमान थक हार कर लेट गए थे। मैं वैसे आपस की बात है चची, आप आज तो बता दे कि आपका और रेशमा फुफ्फू के पर्सनालिटी का क्लेश क्यों है। जुनैद की आंखों में मचलती शरारत देखकर वह हंसकर बोली, बेटा मेरे साथ तो उनका पर्सनालिटी क्लेश शादी के एक हफ्ते बाद से ही उसके मोटे बेटे की वजह से शुरू हो गया था। चची की आंखें शरारत से जगमगा रही थी। उनकी बात पर जुनैद बुरी तरह चौंका और सवालिया नजरों से उन्हें देखा। जाने दे चची, रेशमा फुप्पू का बेटा तो आपकी शादी पर कोई 6-7 साल का होगा। इतने से बच्चे के साथ क्या बैर रखना। जुनैद ने बेयकीनी से चची को देखा। नागवारी से सर झुटकते हुए कह रही थी, जब तुम्हारी शादी के बाद मैं बड़ी या मंजली से कोई 7 साल का बच्चा हनीमून पर जबरदस्ती तुम्हारे साथ भिजवाऊंगी, तब मैं देखूंगी कैसे तुम्हारे अपने बहनों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं। चची के जख्मों के सारे टाके एक साथ उधेड़े थे। सच बताए चची, इस बार वह उसका हैरान चेहरा देखकर बुरा मानने की बजाय हंस पड़ी। यकीन करो रेशमा आपा की यह हरकत मुझे आज तक नहीं भूलती। आप अपने सबसे बड़े बेटे वहीद मुराद को जबरदस्ती हमारे साथ भेजकर सारे हनीमून का सत्यानाश मार दिया था। उस मोटे कद्दू ने हमारे दुख के उनसे बात भी मुकम्मल नहीं हुई है। वाकई वह इस खानदानी राज के खुलने पर हकीकत में हैरान हुआ। एक बेसाख्ता मुस्कुराहट और चमकती आंखें उसकी शख्सियत का अट्रैक्शन थी। वह सुलझी हुई तबीयत की वजह से चची का लाडला था। लो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की, वह निरेठेपन से बोली। ऐसा घाघ बच्चा था, हर जगह हमारे बीच घुस कर बैठता था। रात को उसे मामू के बगैर नींद नहीं आती थी। जहां तुम्हारे चचा घुमा फिरा कर कोई डायलॉग बोलने की कोशिश करते, वह मोटे कद्दू को भूख लग जाती। बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया उसने सारे ट्रिप का। मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की जितने साहबजादे ने गेंद बल्ले और अल्लम गल्लम खरीद लिया था। जहाँ किसी चीज से मना करते वहीं मसूरी के माल रोड पर ऐसा बाजा बजाता कि आधी दुनिया गुस्सा से हमें घूरने लगती। चची की दुखती रग आज फिर जाग उठी। एक मुंहफट औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ को तो अपने हार श्रृंगार की पड़ी है, बच्चों की परवाह ही नहीं। अंदाजा करो, चची के अंदाज में एक खास किस्म की शरारत भरी संजीदगी रची हुई थी। वह अपनी जिंदगी का बहुत ही संगीन वाकया इस अंदाज से सुना रही थी कि जुनैद के लिए अपने कहकहे को दबाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बेटा, दूसरों की इस किस्म की दास्तान सुनकर दांत निकालना दुनिया का आसान काम है, जब अपने साथ बीतती है पता तब ही चलता है। चची मुंह पर हाथ फेरकर बाकायदा तौर तब कर बोली थी। वह उनकी बात पर एकदम हंस दिया। जुनैद भाई खैर है ना, बड़े कहकहे लग रहे। रेशमा पुप्पू का मोटा कद्दू अब खुद भी एक अच्छे खासे सेहतमंद बच्चे का बाप बन गया था। आजकल उसकी बेगम नाराज होकर मायके गई हुई थी। सुनने में आया था कि अपने बेटे के हनीमून में तो रेशमा फुप्पू खुद साथ गई थी, जब से उनके अपनी बहू के साथ भी हालात खराब थे। आ जाओ, खैर से तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। चची की पेशानी पर कई सिलवटें एक साथ उभर आई थी, जबकि वहीद मुराद साहब हकीकत में एक कुर्सी खींचकर उनके बीच आ बैठे। जुनैद ने बौखला कर चची का बहुत ही परेशान चेहरा देखा था। भाई वहीद, तुम जरा सा अपनी छोटी मुमानी से हाल हवाल पूछ लो, मैं जरा किचन में झाँक कर आता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। जुनैद को अपने इस कजिन से सख्त घबराहट होती थी, जिसकी बातचीत का मरकज सिर्फ हिंदी फिल्में और एक्ट्रेस थी, जबकि जुनैद को इस टॉपिक से सख्त चिढ़ होती थी। अरे क्यों इस बेचारे को मेरे पास बैठा रहे हो, इसकी माँ ने देख लिया तो उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। चाची हंसते हंसते अक्सर काम की और सच्ची बातें कह जाती थी। उनकी बात पर वही साहब खिसिया कर हंसने लगे और वह चुपके से वहां से खिसक गया आया। वह अपनी कजिन से बचता बचाता किचन की तरफ पहुंचा तो वहां रखी छोटी सी मेज और 3 कुर्सियों में से एक पर बड़ी आपा के शौहर जलाल भाई को देखकर उसका सारा मूड गारत हो गया। उससे बड़ी मुश्किल से चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर उन्हें देखा, जो अपने सामने मटन कोरमे की प्लेट में एक पहाड़ी सी बनाए बैठे थे।
आओ आओ इकलौते साले साहब, कभी अपने बस सबसे बड़े बहनोई को भी लिफ्ट करवा दिया करो। वैसे तो तुम्हारा सारा खानदान ही खैर से मिलने जुलने के मामले में रूखा सा है। हम तो खैर कभी दामादों वाला प्रोटोकॉल हमें तो खैर कभी दामादों वाला प्रोटोकॉल मिला ही नहीं। हम ही तुम्हें वैसे पूछ लेते हैं भाई, जो सुबह शाम अक्सर बगैर ही किसी वजह के गुस्से में रहते थे, जिसकी वजह से सारा ही खानदान उनसे बेजार था। उन्हें अपने सामने देखकर जुनैद ने बड़ी मुश्किल से कड़वा घूंट भरा था। ऐसी बात नहीं है जलाल भाई, आपको पता है कि शादी वाला घर है और मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सफाई दी और फ्रिज खोलकर अंदर झांका। कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। उसने हसरत भरी नजरों से जलाल भाई के सामने रखा बोटियों का तूफान और आखिरी बचे कुछ कबाब देखे। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम वैसे सीधे तौर पर मुझे जताना चाह रहे हो कि मैं इस जिम्मेदारी में हाथ नहीं बटा रहा? वह गुस्से से बाकायदा चीखे थे। हमेशा की तरह उन्होंने बात से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। अभी अभी किचन में दाखिल होते ही बेगम को देखकर हाथ में पकड़ा नान भी प्लेट में पटक दिया। जुनैद ने उनके इस अंदाज अंदर के जलाली बाबा को जागते देखकर बौखला गया। जलाल भाई, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ अपनी मसरूफियत के बारे में बता रहा था, उसने नर्म लहजे में सफाई दी थी। लेकिन जलाल भाई के अंदर का जलाली बाबा जाग उठता था और वह अपने कान बंद कर लेते थे और उनकी सिर्फ जबान चलती थी। बड़ी आपा ने शिकायत भरी नजरों से अपने इकलौते भाई को देखा, जैसे कह रही हो कि देखा ना, फिर उनको नाराज कर दिया, जबकि वह खुद ज्यादा हैरानी से उनको गरजते बरजते सुन रहा था, जो बात का बतंगड़ बनाने में कोई कसर नहीं रखते थे। मैंने ही बेगैरत हूँ जो पिछले 4 दिन से यहाँ डेरे डालकर बेशर्मों की तरह बैठा हूँ, वरना वह मंजली का मियाँ भी है ना, जो किसी को जूते की नोक पर भी नहीं रखता। दुनिया दिखावे को भी उसने शादी वाले घर में झाँक कर नहीं देखा। उन्होंने मंजली आपा के शौहर को भी बीच में घसीटा तो पैदाइशी इंतहाई पसंद तन्हाई पसंद थे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? दूर करे ऐसी बातों को। बच्चा है, ना समझ है, उसे बात करते करते हुए पता ही नहीं चलता। आप बेकार में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। बड़ी आपा ने फौरन फ्रिज से एक ठंडी कोक की बोतल निकाल कर गिलास में डालकर अपने शौहर को पकड़ाई, जो गुस्से भरी नजरों से जुनैद को देख रहा था। यह बच्चा है? जलाल भाई ने तंजिया नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इसकी उम्र में मैं एक बच्चे का बाप बन गया था। आप एक बच्चे के बाप हैं इसलिए बन गए थे क्योंकि आपकी उम्र में शादी हो गई थी। उसने यह जवाब अपने दिल में दिया, वरना यह 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। उसने खामोशी से फ्रिज से जेम निकाला और डबल रोटी पर के स्लाइस पर लगाकर खाने लगा। अरे जुनैद, यह डबल रोटी क्यों खा रहे हो? मैं रोटी बना देती हूँ। बड़ी आपा ने की बहनों वाली मोहब्बत ने एकदम जोश मारा था। कुछ अपने इकलौते भाई को दिन रात अकेले काम में जुटे देखकर उनका दिल तो खूब कुड़ता था, लेकिन बदमिजाज मियाँ से कुछ कहना अपनी शामत बुलवाने जैसा था। मियाँ साहब के मिजाज का पारा वैसे भी ऊंचा ही रहता था। वह भी नाराज होने के लिए बहाना ढूंढा करते थे। हाँ भाई, पकवा लो अपनी बहन साहिबा से रोटी, जलाल भाई ने तंजिया लहजे में कहा। हमसे तो अच्छा भाई साहब ही है जिनके लिए ताज़ा रोटी की ऑफर हो रही है, वरना हमें तो तंदूर की रोटियों पर टरकाया जा रहा है। उन्होंने एक लंबी डकार लेकर एक बार फिर से ग्लास भरा। जुनैद ने बड़ी जल्दी से डबल रोटी पर स्लाइस जेम लगाया और बड़े बड़े निवाले लेकर बाकायदा उसे निकल गया और ऊपर से पानी का एक गिलास पीकर अपने बाजू की पुश्त से मुंह साफ किया और जलाल भाई की तरफ दोस्ताना अंदाज से देखा, जिनके जलाल का पारा अब कुछ नीचे था। जलाल भाई, आप फ्री हो जाए तो तो एक चक्कर फर्नीचर की दुकान पर भी लगा आते हैं। छोटी ने 1-2 तब्दीलियां करवाई हैं, वह भी चौंक जाएगी। जुनैद की बर्दाश्त के अंदाज पर जलाल भाई ने थोड़ी टेढ़ी नजरों से अपने इकलौते साले को अपने सामने अदब से के अंदाज में खड़े देखा, जबकि बड़ी आपा चाय का पानी चूल्हे पर रखकर बाकायदा उन्हें आंखों के इशारे के साथ चलने की दरखास्त कर रही थी, जबकि जलाल भाई पर खुमार छा रहा था। भाई मैं तो करता हूँ सीधी बात। जुनैद ने इस सीधी बात करने वाले इंतहाई टेढ़े बंदे को सब्र से देखा। तुम ऐसा करो कि मंजली के मियाँ को साथ ले जाओ, तभी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। मुझे फर्नीचर की पहचान का। उन्होंने इंतहाई रूखे अंदाज पर आपा को एकदम ही गुस्सा आ गया। आप और मंजली का मियाँ एक दूसरे पर जिम्मेदारियों की गर्चियां ना फेंके। जहां उसने इतना काम खुद कर लिया है, बाकी भी कर लेगा। आपा ने गुस्से से पत्ती का डिब्बा शेल्फ पर पटका था। उनके उनके इस अंदाज पर जलाल भाई थोड़ा सा खिसिया से गए। जुनेद, तुम रेशमा फुप्पो के बेटे वहीद मुराद को ले जाओ। टीवी वाले कमरे में आमिर खान की फिल्म तलाश कोई चौथी बार देख रहा था।
आखिर जलाल साहब की जलाली बेगम बन चुकी थी और दोनों बेटों की पैदाइश के बाद उनके अंदर भी किसी हिटलर की रूह समा गई थी। अब तो कभी कभार जलाल भाई भी उनसे दबने लगे थे। वह मोटा आलू, उसे कहाँ फर्नीचर का पता हुआ तो अभी तक अपनी अम्मा की उंगली पकड़ कर चलता है। कहीं से भी एक बच्चे का बाप नहीं लगता। जलाल भाई ने गर्मा गर्म चाय कपों में उंडेलती आपा को देखकर बेजारी से कहा, खैर लगते तो आप भी कहीं से दो बच्चों के बाप नहीं हैं। बड़ी आपा ट्रे लेकर उनके सामने पास लम्हे भर को रुकी। अपनी हरकतों की वजह से अपनी बात कहकर वह तीर की तरह किचन से तेजी से निकली, जबकि जलाल भाई जो चाय पीने वाला मुंह बनाकर बैठे थे, अपनी बेगम के इकलौती भाई के सामने इस कदर बेमुरवती पर खून के घूंट पीकर रह गए। बेइज्जती के एहसास से उनका चेहरा लाल हो गया। और मेरा ख्याल है कि आपा आपको चाय देना भूल गई, मैं जरा देखता हूँ उन्हें। जुनैद भाई भी अपनी बात कहकर किसी तोप की तरह गोले की तरह से वहां से निकला था। बाहर निकलते ही पागलों की तरह हंसा। सामने ही बड़ी आपा भी चाय का आखिरी कप हाथ में पकड़े वहीद के सामने साथ आमिर खान की फिल्म एंजॉय कर रही थी। वह भी खामोशी से उनके साथ बैठ गया। यह लो चाय पियो जलाल के सामने, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि वह फिर ज्यादा जलाल में आ जाएगा। बड़ी आपा हंसते हुए उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। वह भी आपा की इस अदा पर हंस पड़ा था। ऐ नूरी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह फरीदा भाभी भी काली पीली बेटियों के रिश्ते इतनी जल्दी कैसे हो गए। रेशमा आपा ने रस चाय में के कप में डुबोकर खाते हुए थोड़ा धीरे कहा था। इस वक्त आसमान साफ था। घर में मौजूद लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। हाय आय हाय आपा, अब वह इतनी काली पीली भी नहीं। ठीक है, बच्चियों के रंग कुछ सांवले हैं, मगर तीनों की तीनों माँ की तरह सलीकामंद है। अपनी बहन की बात पर जोरदार उन्होंने सख्त बदमजा होकर उन्हें देखा और उसकी बेवकूफ़ी, जिनकी बेवकूफ़ी पर उन्हें कभी शक नहीं हुआ था। आजकल के दौर में कौन सलीका वलीका देखता है। सारी दुनिया तो टीवी पर लड़कियों के लश्कारे देख देख कर अंधी हुई पड़ी है। रेशमा आपा ने रस्क दांतों तले ऐसे दबाया जैसे अपनी छोटी बहन की को चबा रही हूँ। खैर आपा, अब इतनी भी कौम अंधी नहीं हुई पड़ी है। वह जो बड़ी की ससुराल वाले हैं, देखा नहीं कमबख्त कितने लाइटें मारते फिरते हैं, फिर भी शाजिया को पसंद करके ले गए। उसकी सास उठते बैठते अपनी बहू को दुआएं देती है। नूरजहां खुद दिल की साफ थी, इसलिए इतनी बड़ी बहन से उनकी कम बनती थी। वह तो इसलिए तारीफें करती हैं कि जिनके जैसे बेटे काबू जो कर लिया, वरना सच कहूँ उस कमबख्त जलाल के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। सांड बना फिरता है। मजाल है किसी का लिहाज कर ले। रेशमा आपा को अपनी भाभी का यह दामाद सख्त नापसंद था। कुछ मंजली की शादी पर उनकी एक जंग उसके साथ भी हो चुकी थी, जब उसने शादी के खाने में कमी की वजह से उनके मियाँ के लिए खाना भिजवाने से इनकार कर दिया था। तब से रेशमा उसे खुल्लम खुल्ला अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। खुदा माफ करे, है तो वह वाकई किसी देव की तरह। नूरजहां ने भी अपनी छोटी बेटी के लहंगे पर सितारे टाकते हुए जलाल के डील डोल पर तंज किया। उनकी इस बात पर रेशमा आपा के चेहरे का रंग कुछ बदल सा गया। वह देव है तो शाजिया भी कौन सी हूर परी है तो हमारी भतीजी, मगर अफसोस हमारे भाई के सारे ही बच्चे अपनी माँ पर चले गए हैं। न रंग, न नैन नक्श, न कोई खूबसूरती। अम्मा ने भी तो भाभी का सिर्फ नाम ही देखा था। रेशमा आपा को आपके अपने खानदानी हुस्न का बहुत ज्यादा गरूर था, जिसका इजहार अक्सर उनकी बातों में झलकता था। रहने दो आपा, हुस्न को क्या चाटना है। नूरजहां ने नाक से मक्खी उड़ाई। मसर्रत भाभी के वक्त तो अम्मा ने नाम के साथ साथ शक्लो सूरत भी देखी, लेकिन मसर्रत भाभी उनकी जबान के कांटे देख ले रहे हैं। मजाल है किसी को अपने घर में घुसने दे। ऐ मसर्रत का तो मेरे सामने नाम ना लिया करो, जहर लगती है मुझे वह आटे की बोरी। उन्होंने गुस्से से कोई 5वां रस्क लिफाफे से निकाल कर चाय की प्याली में डुबोया था। यह तो बड़ी भाभी की ही अजमत है। मियाँ के मरने के बाद अभी हम बहनों के ईद बकरीद पर याद रखती हैं, और मजाल है कि कभी माथे पर एक बल भी लेकर आती हूँ। नूरजहां की सच बोलने की आदत कम से कम उनकी बड़ी बहन को सख्त नापसंद थी। ऐ नूरी, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। यह भाभी की अच्छाई नहीं, हमारी अम्मा का डंडा है, जिनके डर से वह हमें कुछ नहीं कहती। रेशमा आपा की बदगुमानी की कोई आखिरी हद नहीं थी। अब वह प्याली मुंह से लगाए बची कुची चाय सुड़क सुड़क कर पीने लगी। लो, अम्मा का डंडा कहाँ से आ गया। अम्मा के पास कौन सी जायदाद या कोई रुपए पैसे हैं। यह घर भाई ने खुद अपने पैसों से बनवाया है। हम बस अपने बहनों की शादियां खुद कमा कर करते हैं। अब उनका बेटा माशाअल्लाह जिम्मेदारी से सारा कारोबार संभाले फिर रहा है। भाभी को कौन सा किसी की मोहताजी है जो किसी के दर से दब कर रहे हैं।
नूरजहां की इस बात पर उनकी बहन ने ठीक ठाक बुरा माना था। तभी वह नाक चढ़ाकर तप कर बोली, ऐ तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वह कमबख्त आबिदा परवीन न जाने कहाँ मर गई। कहा भी था कि अपने ससुरालियों की जेल से जल्द निकल आना, लेकिन वह भी इतनी सुस्त है कि ठीक वक्त पर उस सारे काम सोचते हैं। अब कपड़ों को ढेर लगाकर अपने दर्जी के यहाँ जाकर बैठी होगी। रेशमा आपा को अपनी छोटी बहन पर बैठे बिठाए गुस्सा आ गया। आ रही हैं, अपनी पूरी बारात के साथ शाम तक पहुंच जाएंगी। नूरजहां ने दांत से धागा तोड़ते हुए उन्हें खबर दी, बेकार में अपनी नंदों को तो साथ नहीं लेकर आ रही। ऐसी जाहिल और नादान किस्म की यह हमारी बहन है और दुनिया की अकेली बहू होगी जिसे हर जगह अपनी ससुराल की नुमाइश करने का हैजा है। रेशमा आपा की बात पर नूरजहां ने जल्दी ही उनकी बात काटी। कसम से आपा, ठीक कहा आपने। उसकी एक नंद और जेठानी अपने बेटे समीत साथ है। नूरजहां के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई। लो कर लो बात, उसका तो इस बार मैं दिमाग सही करूंगी। 1000 बार समझाया कि यह ससुराली टीम लेकर खैर भाईचारा के दौर पर कम से कम अपने मायके न आया कर। बंदे ने वापस जाकर अपनी ससुराल में 1000 झूठ बोलने होते हैं, मगर उसे अक्ल पता नहीं कब आएगी। उनके लहजे में करवाहट और बढ़ी। आए हाय, धुआं छोड़ने वाला इंजन तो साथ नहीं आ रहा है। रेशमा आपा को अभी भी अपने बहनोई का ख्याल आया तो उनका दिल दहल उठा। उन्हें अपने इस बहनोई से हर वक्त सिगरेट पीने की सख्त चिढ़ थी। उन्होंने तो उसे घर में धुआं छोड़ने वाला इंजन का नाम दे रखा था। उनके माथे पर सिलवटों में एकदम इजाफा हो गया। नहीं, वह तो साथ नहीं है। उनकी बहन और भाभी जो आ रही हैं शामिल होने के लिए। नूरजहां ने एक सितारा अपनी बेटी की कमीज पर टाकते हुए अपनी बहन को दिन में तारे दिखाए, जबकि आपा का मूड अब ठीक ठाक खराब हो चुका था। आपा कुछ बताए? नूरजहां ने इधर उधर देखते हुए धीरे से अपनी बहन को मुखातब किया, जो चाय पीने के बाद अब माल्टों की टोकरी उठाकर ले आई थी। घर में बहुत सुकून था। दोनों बहनें बरामदे में रखे तख्त पर बैठी ठंड में धूप से एंजॉय करने के साथ बातों में मगन थी। उनकी तीनों बेटियां भी छोटी के साथ करीबी पार्लर में फेशियल करवाने गई हुई थी। कल मायू का प्रोग्राम था, इसलिए हर कोई बिजी था। कोई कोई खास बात कोई खास बात? रेशमा आपा ने माल्टे वाली टोकरी पीछे करके अपने कान बहन के करीब किए, जबकि नूरजहां ने इधर उधर देखकर कहा, आपको पता है फरीदा भाभी अपने जुनैद के लिए रिश्ता ढूंढती फिर रही हैं। आप कहते हो मैं आपकी सजल के लिए बात करूं? बहन की बात पर उन्हें करंट लगा। मारे दुख के वह कुछ लम्हों के लिए बोल ही न सकी। उनके चेहरे के रंग से उनकी नागवारी का अंदाजा हो रहा था। ऐ नूरजहां, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? तू मेरी बेटियों या मासी या दुश्मन मेरी शहजादियों जैसी बेटी के लिए काला तीतर ही रह गया है, सूखा सड़ा खंभे जितना तो उसका कद है। तुम कोई जोड़ भी देखो उसका। रेशमा आपा का बस नहीं चल रहा था कि इस ऑफर पर अपनी बहन का सर तोड़ डाले। बाकी का कहानी अगले किस्त में।